Let Fn be a sequence. Now we will do the new topic, that is convergence in measure. Let Fn be a sequence of measurable functions. सबसे पहली condition क्या है? Sequence measurable over a measurable set E. Then Fn is said to converge in measure. Convergence की simple definition हमें पता है. To a measurable function f on E written as Fn tending to f on E, और जब particularly measure हो तो यहाँ पे m लिखेंगे. If for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 and delta greater than 0, there exists some n not belongs to n, such that measure of the set of all the points from E for which the functional differences between the Fn and f, it is greater than or equal to epsilon, it is less than delta for all n greater than or equal to n. Fn f को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी, उसका जो मेजर है, उस सेट का जो मेजर है वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए. अगर Fn, और जिन पॉइंट्स पे Fn f को टेंड नहीं कर रहा, उस सेट का x बिलोंग्स टू, वो सारे पॉइंट जहां पे Fn f को टेंड नहीं करा, मतलब दोनों का फंक्शनल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है. टेंड कर रहा है मतलब दोनों का फंक्शनल डिफरेंस कम होता जा रहा है. तो उस सेट का जो मेजर है दैट इज लेस देन delta. This is the definition of convergence in measure. So convergence in Fn converges to f on E if the measure of, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, measure of the set of all the points from E for which Fn minus f mod is greater than or equal to epsilon is delta, is less than delta. कि जहां पे Fn f को कन्वर्ट नहीं कर रहा, उस सेट ऑफ पॉइंट्स का मेजर जो है, इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज लेस देन delta. So we have another definition, that Fn be a sequence of measurable functions defined over a measurable set E. Then Fn is said to converge in measure to a measurable function f if limit n tends to infinity. देखो यहाँ लिख दिया लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n. इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे n बढ़ता जाता है, मेजर डेल्टा से छोटा होता जा रहा है. तो डेल्टा जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है. एप्सिलॉन अगर हम बहुत छोटा सा वेरी स्मॉल नंबर चूज करते हैं तो डेल्टा जो है वो टोटली एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है. तो देयरफॉर जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा तैसे तैसे जो ये मेजर है वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा. सो हाउ वी विल राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मेजर ऑफ द सेट इज इक्वल टू 0. तो जब आप डेल्टा की डेफिनेशन लगाएंगे तो पीछे लिखेंगे फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो जब आप डेल्टा निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और वहां आ जाएगा इक्वल टू 0. और इसी रिजल्ट को हम बार बार क्वेश्चन करने के लिए यूज करें. ठीक है. नाउ the concept of Fn converges to f on E means that for sufficiently large values of n, the function Fn in the sequence Fn differ from the limit function by a small quantity, with the exception of a set of points whose measure is arbitrarily small. So the convergence in measure is also called asymptotic convergence. जब हम n tends to infinity की बात करते हैं ना, तो वो convergence क्या होती है? That is a type of asymptotic convergence. Now these are the properties of algebra of convergence in math. If Fn converges to f, Gn converges to G in measure, then we have to prove that Fn plus Gn, C into Fn, so ये positive and negative part, right? And Fn square, Fn into G. So we will do every property one by one. सबसे पहले Fn कन्वर्ज करता है Gn G को, तो यहाँ से हमने डेफिनेशन लगा दी. ठीक है जी. सिंपल डेफिनेशन कन्वर्जेंस इन मेजर की. पहुंचना कहाँ है? पहुंचना है Fn प्लस Gn f प्लस G को कन्वर्ज करता है. तो अगर ये इसको कन्वर्ज करता है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए?
दिस माइनस एफ प्लस जी एक्स, ठीक है। इसका जो मॉड है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है तो उस सेट का जो मेजर है वो क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0। तो हमने वैसे ही कंसीडर कर लिया, ऑल्सो नहीं आएगा यहाँ पे। सबसे पहले एज यहाँ तक पहुंचने से पहले मेजर तो अलग बात है बेटा, सबसे पहले सेट बनाना है। सबसे पहले एक सेट बनाया एफ एन प्लस जी एन और एफ प्लस जी की फंक्शनल वैल्यू के डिस्टेंस का, ठीक है जी। तो वो ये कह रहे हैं कि दिस इज कंटेन्ड इन, सो आप एक स्टेप इसमें ऐड करें, x बिलोंग्स टू b सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिखा, प्लस इकट्ठे कर लिए, ठीक है जी। ग्रेटर देन जो भी है मॉड ग्रेटर देन, ये एक सेट यहां से पहले लिखा। अब इस सेट को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि इफ यू वांट टू स्प्लिट दिस इन द टू स्टेप्स, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रिटन द फर्स्ट पार्ट, then you have written the second part, plus का मतलब है you will put the union sign or that will be the super subset of these two sets, so this property you have to keep in mind। अब हमें पता है if A is contained in B union C, then measure of A is less than or equal to measure of B plus measure of C। तो यहाँ पे हमने measure लगा दिया, contained का sign less than or equal to में बदल जाएगा, union बदल जाएगा plus, right? And now we know that this is tending to 0, this is tending to 0 as n tends to infinity. Therefore, the limiting value of this is equal to 0. Therefore, fn plus gn also converges to f plus gn measure. Right? Now, the next property that we want to prove. Next is C into Fn is converges to CF. C is a real number. So, C real number. C equal to 0 होगा, C greater than 0 होगा, C less than 0. Right? So, सबसे पहले ले लिया केस नंबर 1 when C is equal to 0. If C is equal to 0, then the result is obvious. C is equal to 0 के लिए हम प्रूव नहीं करेंगे। अब C not equal to 0 में दोनों ही आगे C greater than 0, C less than 0. Right? So now अब F and F को कन्वर्ज करता है, तो ये जो चॉइस ऑफ एप्सिलॉन है, ये अगर आप एप्सिलॉन भी लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। सो ये क्यों चूज करते हैं ताकि एंड में जाके आपका C जो है, क्योंकि C आ रहा है, C और C कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले सेट बनाएंगे, सेट जिसके लिए हमें कन्वर्जेंस प्रूव करनी है। तो अब Fn नहीं होगा, CFn सेट लेंगे, ठीक है। उसके बाद C जो है वो कॉमन आ गया, आप एक स्टेप यहाँ पे और लिख सकते हैं, C mod fnx माइनस fnx, ठीक है जी। इट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये जो मॉड ऑफ C है हम इसको इसके नीचे ले आएंगे। सो अब मेजर ले लेंगे, वी हैव टेकन द मेजर ऑन बोथ साइड्स। अब नाउ हमें पता है Fn तो आप F को ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मेजर क्या आएगा, 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी टेकिंग लिमिट, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर CFn CFn is converges to CF. Either it is C greater than 0, C less than 0, or C is equal to 0. Now the next property is, these are the positive and negative parts. They're quite easy. You can do by yourself, right? So Fn square and F square, Fn square is converges to F square. तो हमें वो जैसे भी जो पीछे हमने रिजल्ट यूज किए हैं तो वो हम इसको यूज कर लेंगे, right? So these are the remarks that are using in Fn Gn is converging to Fn to G, कि अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो Fn Gn को कन्वर्ज नहीं करेगा। Now I'm coming to the theorem number 2. Fn is converges to F and F is equal to G almost everywhere. Then we have to prove that Fn is converging to G. देखो Fn F को कन्वर्ज कर रहा है, F G के बराबर है, तो Fn किसको कन्वर्ज करेगा, G को। Now F is equal to G है, इसका मतलब जहां पे F और G बराबर नहीं है उस सेट का मेजर क्या है, 0। नंबर 1 कंडीशन ये हो गई। F and F को यूनिफॉर्म मेजर इन कन्वर्जेंस है, so therefore
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू, हमने डेफिनेशन लगा ली, राइट। उसके बाद अगला स्टेप हमें पहुंचना कहाँ, हमें प्रूव करना है fn जो है वो g को मेजर में कन्वर्ज करता है, मतलब fn x माइनस g ऑफ x इस सेट का जो मेजर है वो टेंडिंग टू 0 है, मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। सबसे पहले हम सेट बनाएंगे, हमने सेट बना लिया। अब एज सच हमें e नहीं दिया गया तो वी विल टेक x ओनली, ठीक है। So now this set is contained, you have to remember this set is contained in all the values for which fx is not equal to gx union fn minus fx is greater than or equal to epsilon. You have to remember कि ये जो सेट है fn और gx का जो डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है, ये दो सेट्स में कंटेन है, the one where fx is not equal to gx and the same set as it is, that is mod of fnx and minus fx is greater than or equal to epsilon. हमने इसको दो में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे पास पड़ा है, क्योंकि इसका मेजर भी 0 है और इस सेट का मेजर भी क्या है, 0 है। इसमें आप कौन से सेट देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं fnx माइनस g ऑफ x दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब fnx माइनस gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन और fnx माइनस gx इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब fnx इज नॉट इक्वल टू gx, ठीक है। इन दोनों में ये दोनों चीजें आ गई। अब fn का मतलब है कि जब आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn लगाएंगे तो f जो है वो gx के बराबर नहीं आना चाहिए। So that way we have converted this into these two sets. So बेटा जब आप मेजर लगाएंगे, ये अपने आप में दोनों इंडिपेंडेंट है, डिस्जॉइंट है, when you will take the measure तो यूनियन इसकी जगह पे, कंटेंट की जगह पे लेस देन और इक्वल टू, यूनियन की जगह पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और दोनों का मेजर क्या है, इसका मेजर पहले ही आपके पास 0 पड़ा हुआ है और जब आप इस पे लिमिट लगाएंगे दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, देयरफॉर fn is converging to g. Now this is a very important theorem. If a sequence fn converges in measure to f, then the limit function is unique almost everywhere. If a sequence fn converges to f in measure, हमें प्रूव करना है the limit is unique. अब हम दो लिमिट्स लेके चल पड़ेंगे f और g, ठीक है। fn f को भी टेंड करता है, fn g को भी टेंड कर रहा है, अल्टीमेटली हमें f is equal to g प्रूव करना है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नाउ fn f को कन्वर्ज करता है, डेफिनेशन है, ठीक है जी। fn g को कन्वर्ज करता है, डेफिनेशन है। मैंने आपको पहले ही कहा है f और g को इक्वल प्रूव करना है, मतलब आप f माइनस g का मॉड लेके चलेंगे। इसमें किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, fn को, तो यहाँ से इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से हम सेट्स क्रिएट करेंगे, एक सेट बनेगा इसका। अब ये अगर इसके दो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दिस सेट इज कंटेन्ड इन द वन fx minus fnx and fnx minus gx, राइट। तो ये दो सेट्स में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद बच्चे आप इसका क्या ले लेंगे, मेजर ले लेंगे, राइट। सो यू विल टेक द measure of the set. So already when we will take the measure, the limiting value we have 0. So therefore measure of the set for which fx minus gx is greater than or equal to epsilon is equal to 0. It implies f is equal to g almost everywhere. जहां f और g की जो फंक्शन वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, उस सेट का मेजर क्या है, 0. इट मींस f is equal to g almost, right. Now the next theorem is relation between pointwise convergence and convergence in measure. Let fn be a sequence of measurable function which converges to f almost everywhere with measure of e less than infinity. It implies it converges in measure. So इसका मतलब क्या है, pointwise convergence implies convergence in measure, right? So सबसे पहले हमने एक सेट बनाया SNF. It is a set of all those points from the measurable set for which the functional difference between fn and f it is less than or equal to, it is greater than or equal to epsilon. Now fn is a sequence of measurable function. यहाँ पे बच्चे हमने definition लगाई है
Fn is converges to F almost everywhere on E. We have the definition for a given epsilon greater than 0. There exists measurable set A contained in E with measure of A less than delta and a positive integer capital N such that mod of Fnx minus f of x is less than epsilon for all x belongs to E minus A and for all n greater than or equal to n. इसका मतलब ये हुआ कि Fn f को almost everywhere कन्वर्ज कर रहा है. तो जिन पॉइंट्स पे नहीं कर रहा, इस पॉइंट पे नहीं कर रहा, उसका मेजर क्या है? लेस देन डेल्टा. इस सेट का मेजर क्या है? लेस देन डेल्टा. यहाँ पे कन्वर्ज नहीं कर रहा, तो कन्वर्जेंस किस पे हो रही है? ई माइनस ए. तो जैसे जैसे एन एन से बढ़ता जाता है, एफ एन एफ को अप्रोच करता जाता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ए. तो देखो लेस देन एप्सिलॉन किस में आ रहा है? ई माइनस ए में. तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन किस में आ जाएगा? ए, उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो इसका मतलब जो एसएन सेट हमने बनाया वो किसके अंदर कंटेन हो जाएगा? ए के. सो मेजर ऑफ एसएन इज लेस देन मेजर ऑफ ईयर. मेजर ऑफ ए क्या है? लेस देन डेल्टा. तो यही डेफिनेशन है किसकी? एफएन कन्वर्जेस टू एफ इन measure की. So therefore pointwise convergence implies convergence in measure, but the convergence in measure doesn't imply. Converse is not true. Convergence in measure doesn't imply. Convergence in measure doesn't imply pointwise convergence. So this is, we have given the example, so you can do easily. So tomorrow we will continue with the Rees theorem.